तो एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पीजीटी और टीजीटी जियोग्राफी विषय का अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले 2 वीडियो आपके इस विषय का अपलोड है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज का जो हमारा अध्याय है वो आपका है सूर्य तप। ये आपके जलवायु विज्ञान के वायुमंडल का एक प्रमुख हिस्सा है जो आपका बहुत छोटा टॉपिक है और महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सूर्य तप है क्या, या इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंसोलेशन। ये आपका इंसोलेशन है अर्थात सूर्य तप। तो आप जानते हैं कि आपके पृथ्वी हो या चंद्रमा हो या संपूर्ण आपका जो सौर परिवार है, इसमें आपके ऊर्जा का जो साधन है वो आपका सूर्य है। यानी समस्त सौर मंडल में ऊर्जा का आपका साधन एकमात्र आपका है, वो है आपका सूर्य। तो इसी प्रकार हम देखेंगे, हम मानते ये हमारा सूर्य है और अब इस सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है विकिरण के माध्यम से, ये हमारे पृथ्वी तक आती है। तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा जो हमारे पृथ्वी को प्राप्त होती है वही हमारा क्या कहलाता है, सूर्य तप कहलाता है। सूर्य ताप नहीं होता, इसे सूर्य तप कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य से प्राप्त होने वाली पृथ्वी को ऊर्जा ही सूर्य तप कहलाती है। ये आपका स्पष्ट हुआ कि सूर्य तप क्या होता है। अब थोड़ा सूर्य के बारे में हम समझते हैं। आप जानते हो कि जो आपका ये सूर्य है ये आपके पृथ्वी से 100 गुना बड़ा है व्यास में। ठीक, व्यास में पृथ्वी से 100 गुना बड़ा है और आयतन में देखेंगे तो आयतन में आपका ये 1 लाख गुना बड़ा है। यानी पृथ्वी से। तो यहां पर आपका 2 पॉइंट हुआ। पहला, सूर्य तप किसे कहते हैं, तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो हमारे पृथ्वी को मिलती है उसी को हम सूर्य तप कहते हैं। और सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी से आपके 100 गुना बड़ा है और आयतन आपका 1 लाख गुना बड़ा है। अब यहां पे देखेंगे कि जो आपका ये सूर्य है, सूर्य का जो ये एक केंद्र का भाग होता है, ये उसकी होती है बाहरी सतह। बाहरी सतह होती है। तो देखेंगे इसका तापमान कितना होता है। तो जो केंद्र होता है इसका तापमान होता है 15 मिलियन के आसपास, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक, और जो बाहरी सतह आपकी होती है इसका तापमान होता है आपका, चाहे तो 11,000 फ़ारेनहाइट कहें या 6,000 सेल्सियस कहें। ठीक, तो बाहरी सतह का तापमान आपके सूर्य का कितना होता है, 6,000 सेल्सियस होता है और भीतर का 15 मिलियन सेल्सियस आपका होता है। 2 बातें यहाँ पे और समझते हैं कि जो आपके ये सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है, या आपके इस सूर्य में ऊर्जा जो आपकी जनरेट कहाँ से होती है, जो आपकी एनर्जी आती है। आप जानते हो कि सूर्य में आपके हाइड्रोजन गैस पाई जाती है और प्लस आपका हीलियम। ये 2 गैसें हैं जो कि सूर्य में आपकी हैं। तो हाइड्रोजन के जो आपके अणु होते हैं, तो 2 अणुओं का संलयन, हाइड्रोजन के 2 अणुओं का संलयन होता है और इसके बाद आपकी हीलियम बनती है या हीलियम आपके छोड़ते हैं। हीलियम बनने से क्या होता है, हीलियम आपकी बनती है।
यानी हाइड्रोजन के दो अणुओं का संलयन होता है, उससे आपका क्या बनती है, हीलियम बनती है। इसी प्रक्रिया में आपकी ऊर्जा मुक्त होती है और यही आपकी प्रक्रिया ही हीलियम के मतलब हाइड्रोजन का हीलियम में बनना ही या बदलना ही सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपके सूर्य क्या स्रोत क्या है ऊर्जा का, और सूर्य तप क्या है, इसका आयतन क्या है। इसको आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अब इसके बाद हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो सूर्य की ऊर्जा है कैसे ये बाहर आती है। तो यहां पे हम पुनः सूर्य को बनाते हैं। ये आपका सूर्य है, हमने बताया ये केंद्र आपका होता है और ये बाहरी सतह है। तो यहां पर आपका H2 बदलता है आपका हीलियम में, ठीक। अब यहां से आपकी जो ऊर्जा है केंद्र से, ये आपके परिचलन, ये आपके संवहन के रूप में, यानी सूर्य में जो आपका एनर्जी आपकी बन रही है वो परिचलन या संवहन के रूप में इस सतह तक पहुंचती है, ठीक। तो जब इस सतह तक आपकी यह ऊर्जा आती है, तो जिस सतह से यह ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक ना, तो इसे कहते हैं फोटोस्फीयर। ये आपका है फोटोस्फीयर। अब इसका नाम फोटोस्फीयर क्यों है? क्योंकि जो आपकी ऊर्जा है ये आपके फोटॉन के रूप में निकलती है या मुक्त होती है, निकलती है ज्यादा सही रहेगा। यानी सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा किस रूप में आती है? फोटॉन के रूप में आती है। इसीलिए इसके इस सतह को क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर कहा जाता है, क्योंकि यहीं से फोटॉन के रूप में आपके सूर्य की जो ऊर्जा है वो बाहर निकलती है। इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे जो ऊर्जा आपकी यहां से निकलती है, सूर्य से बाहर जाती है, ये आपके किस रूप में जाती है? तो जाती तो आपके विकिरण के रूप में है। विकिरण के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा, विद्युत चुंबकीय, इसे विकिरण कहते हैं। मतलब ऊर्जा का निकलना क्या कहलाता है? विकिरण कहलाता है। या विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से या तरंग के रूप में सूक्ष्म तरंगों द्वारा निकलती है, सूक्ष्म तरंग द्वारा। ये 3 पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखना है कि सूर्य की ऊर्जा जो आपकी है वो फोटॉन के रूप में निकलती है फोटोस्फीयर से, और इसे विकिरण कहते हैं। और यह विकिरण आपका विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है, जो कि आपका सूक्ष्म तरंग के द्वारा फैलता है। आप जानते हो कि जो सतह जितनी गर्म होती है या जो भाग जितना गर्म होगा, वहां से निकलने वाली जो आपकी तरंगें होती हैं वो उतनी छोटी होंगी। तो सूर्य की सतह काफी गर्म है, इसलिए सूर्य से निकलने वाली जो आपकी तरंग है ये सूक्ष्म तरंगों के रूप में बाहर आता है। यानी सूर्य का विकिरण होता है तो वो आपके सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से होता है। इसी का उल्टा हम देखेंगे तो जो हमारी पृथ्वी का पार्थिव विकिरण होता है, पार्थिव विकिरण। अब चूंकि यहाँ पे देखेंगे आपका पृथ्वी उतनी गर्म नहीं है, तो ये पार्थिव विकिरण जो आपका होता है ये दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, दीर्घ तरंगों के रूप में। तो सूर्य से आने वाला विकिरण लघु तरंगों के रूप में, पार्थिव विकिरण या पृथ्वी से जाने वाला विकिरण आपका वो दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। ये कुछ पॉइंट आपके यहाँ पे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो फोटोस्फीयर कहलाते हैं जहां से आपका फोटॉन के रूप में सूर्य की ऊर्जा मुक्त होती है, और विकिरण इसको कहते हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में सूक्ष्म तरंगों के द्वारा निकलती है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सौर स्थिरांक।
एक आपका आता है सौर स्थिरांक, किसे कहते हैं? यह आपका प्रश्न बनता है कि सौर स्थिरांक क्या है। सौर स्थिरांक, चलिए इसको हम समझते हैं। तो जैसे ये आपका सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है। अब यहां पर देखेंगे जो सूर्य से विकिरण होता है ये आपका 1 वर्ग सेंटीमीटर या 1 वर्ग इंच, ठीक है ना। 1 वर्ग इंच जो यहां से ऊष्मा निकलती है वह आपके होती है 1 लाख अश्व शक्ति के बराबर होती है। ये पॉइंट आपका है, ठीक। तो सूर्य के निकलने वाली ऊष्मा 1 वर्ग इंच में जो ऊष्मा एनर्जी आपको मिलती है वो 1 लाख अश्व शक्ति के बराबर होती है। अब सूर्य से मान लीजिए जिस स्तर से आपकी ऊर्जा निकली है या जितनी मात्रा में आपकी निकल रही है, तो वायुमंडल और पृथ्वी उतने ही स्तर पर आपके पृथ्वी को प्राप्त होती है, ठीक है ना। यानी ये सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा और पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा ये स्थिर होती है। तो इसी को बोलते हैं सौर स्थिरांक, जो कि आपका होता है 1 लाख अश्व शक्ति के बराबर 1 वर्ग इंच में। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे विकिरण दर, कि सूर्य की विकिरण दर क्या होती है। अगला पॉइंट हमारा है विकिरण दर। यह महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है। तो विकिरण दर आपकी होती है जो आपके पृथ्वी पर आती है। तो यहां पर आप देखेंगे 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर 1 मिनट में बराबर आपका होता है 2 कैलोरी। यानी सूर्य की जो विकिरण आती है उससे 1 मिनट में 1 वर्ग सेंटीमीटर में आपका 2 कैलोरी हमको प्राप्त होता है। यानी प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर आपको 2 कैलोरी ऊर्जा आपकी मिलती है। कहीं कहीं आपको दिया रहेगा 1.99, तो बात आपकी वही है, 2 कैलोरी आपकी मिलती है। अब ये जो विकिरण है, ये जो सूर्य से निकलती है, यहां से आपका सूर्य है, तो यहां से जब ये निकलती है तो इसकी जो गति होती है, ये गति होती है 1,86,000 मील प्रति सेकंड। तो सूर्य के विकिरण की गति क्या होती है? 1,86,000 मील प्रति सेकंड होती है। यह पॉइंट भी आपका महत्वपूर्ण है, दोनों पॉइंट नोट करिए इसको, कि 1 वर्ग सेंटीमीटर में 1 मिनट में 2 कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। ये विकिरण दर है। और विकिरण की गति क्या होती है? 1,86,000 मील पर सेकंड के हिसाब से आपकी ये चलती है। अब देखेंगे जो पृथ्वी को विकिरण प्राप्त होता है, यहां पर हम देखेंगे कि पृथ्वी को प्राप्त होने वाला विकिरण या ऊर्जा कितना होती है। सूर्य का हम मान लेते हैं ये आपका सूर्य है और यहां से आपकी 100% ऊर्जा निकलती है, और ये आपकी पृथ्वी है। चलिए, तो पृथ्वी को इस 100% का कितना प्राप्त होता है? ये आपका प्राप्त होता है 1/2 अरबवां भाग, ठीक। यानी आप सोच सकते हैं कि 1/2 अरबवां भाग कितना होगा। उतनी ही ऊष्मा या ऊर्जा हमको प्राप्त होती है सूर्य के द्वारा, अर्थात हमारे पृथ्वी को।
तो आप समझ सकते हैं कि यह आपका बहुत ही कम मात्रा है, फिर भी आपके यहाँ तापमान कितना ज़्यादा होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो आपका ये पृथ्वी पे आता है तापमान, तो वायुमंडल का औसत तापमान कितना होता है। औसत तापमान ये आपका होता है -23 सेंटीग्रेड। ठीक, -23 सेंटीग्रेड आपका ये होता है। यानी पृथ्वी के वायुमंडल का औसत तापमान कितना है, -23 आपका है। और पृथ्वी का औसत तापमान देखेंगे, पृथ्वी का औसत ताप ये आपका होता है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये 3 पॉइंट आपका है, यहां पर आपको इसको नोट करना है कि पृथ्वी को 1/2 अरबवां भाग सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है और वायुमंडल का औसत तापमान -23 डिग्री सेल्सियस है और पृथ्वी का औसत ताप आपका 10 डिग्री सेल्सियस है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सूर्य तप का धरातल पर वितरण। अगली जो हमारी हेडिंग है वो आपका है सूर्य तप का धरातल पर वितरण। सूर्य तप का धरातल पर वितरण। तो इसको कुछ हम ऐसे समझते हैं, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपकी भूमध्य रेखा है, और ये आपकी मकर है, मकर रेखा, और ये आपकी कर्क रेखा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका वितरण जो है सर्वाधिक सर्वत्र समान नहीं होता है। तो देखेंगे कि वर्ष के 12 महीने जो आपका सूर्य होता है वो आपके भूमध्य रेखा के आसपास चमकता है, इसलिए सर्वाधिक जो तापमान पृथ्वी को प्राप्त होता है वो कहाँ मिलता है, भूमध्य रेखा पर। ठीक, तो आपका पहला पॉइंट होगा कि सूर्य तप का सर्वाधिक भाग कहाँ मिलता है, तो आपका मिलता है भूमध्य रेखा पर। यहां पे दीजिए सर्वाधिक प्राप्त। तो भूमध्य रेखा पर आपके सूर्य तप का सर्वाधिक भाग प्राप्त होता है। यहां पर आप देखेंगे कि जब हमारा सूर्य उत्तरायण होता है या दक्षिणायन होता है या कर्क मकर पे होता है तो सर्वाधिक ताप कहां मिलता है। जैसे मानते हैं कि हमारा जब सूर्य होगा यहां कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा पर आप देखेंगे जब सूर्य होगा तो सर्वाधिक ताप कहां मिलता है, यह प्रश्न आपका बनता है। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जब हमारा सूर्य आपके कर्क रेखा पर होगा तब सर्वाधिक तापमान जो आपका प्राप्त होगा वो आपका प्राप्त होगा 40 अंश अक्षांश पर। ठीक है ना, कर्क रेखा पर सूर्य के होने के समय 40 अंश अक्षांश पर सर्वाधिक ताप प्राप्त होता है, सर्वाधिक ताप प्राप्त होता है। ठीक, जब हमारा सूर्य कर्क रेखा पर होगा तब सर्वाधिक आपका तापमान कहां मिलेगा, वो 40 अंश अक्षांश पर आपका मिलेगा। यानी सूर्य जब आपका दक्षिणायन होगा या उत्तरायण होगा। वैसे सर्वाधिक देखेंगे तो भूमध्य रेखा पर आपका सर्वाधिक ताप मिलता है। इस पॉइंट को आप नोट करिए। अब यहीं पर एक प्रश्न आपका बनता है कि इक्विनॉक्स, ठीक है ना, इक्विनॉक्स आपका कब होता है, तो आप जानते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर।
यानी जब आपका पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होता है दोनों गोलार्धों में, वो तिथियां कौन सी हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। इस समय देखेंगे जब आपका सूर्य सीधे भूमध्य रेखा पर होता है तो दोनों गोलार्धों में उत्तरी एवं दक्षिणी में आपका बराबर तापमान मिलता है। यहाँ पे 3 प्रश्न आपसे बनेगा कि सामान्य रूप से धरातल पर सर्वाधिक सूर्य तप कहाँ मिलता है? तो भूमध्य रेखा पर मिलता है। कर्क या मकर के होने पर 40° अक्षांश पर मिलता है। और जब इक्विनॉक्स यानी दिन रात बराबर आपके होते हैं 21 मार्च 23 सितंबर को, तब आपके दोनों गोलार्धों में आपके समान रूप से ताप प्राप्त होता है। चलिए, ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो आपका सूर्य तप है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये हमारा अगला सबसे प्रमुख है। इसमें आपका प्रश्न बनेगा और अच्छा प्रश्न बनेगा। आपसे यहाँ पर कूट का प्रश्न बन सकता है या हाँ नहीं वाला सत्य सत्य का प्रश्न बन सकता है। इस वजह से आपको इसको ध्यान से समझना होगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि सर्वत्र समान रूप से पृथ्वी पर सूर्य ताप की प्राप्ति नहीं होती है, कहीं पर कम होता है तो कहीं पर ज्यादा होता है। अभी हमने बताया कि पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी को वितरण के दृष्टि से देखेंगे तो 3 भागों में बांटा जाता है। इसको समझिए, ये आपका भूमध्य रेखा है, ये आपका कर्क है, ये आपकी मकर है। इसके ऊपर देखेंगे आपका आर्कटिक वृत्त है और इसके नीचे देखेंगे आपका अंटार्कटिक वृत्त है। अब यहां पर देखेंगे पृथ्वी पर आपका 3 प्रकार का आपका जो प्राप्त होता है, मतलब वो वितरण की दृष्टि से देखेंगे तो 3 भागों में आपके पृथ्वी को बांट दिया जाता है। ठीक, ये चित्र ऐसे बना लीजिए। उसके बाद फिर हम इसको, चलिए इसको आपने बना लिया। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि पहला आपका होता है जो कर्क एवं मकर के मध्य बनता है। यहां पर आप देखेंगे ये पहला आपका बनता है जिसे आप कहते हो, पहला आपका है निम्न अक्षांशीय, यह आपका होता है अयन क्षेत्र। दूसरा आपका होता है मध्य अक्षांश क्षेत्र। तीसरा आपका होगा ध्रुव अक्षांश क्षेत्र। तो धरातल पर वितरण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका निम्न अक्षांश या अयन क्षेत्र, दूसरा आपका मध्य अक्षांश क्षेत्र, तीसरा आपका ध्रुवीय क्षेत्र या ध्रुव अक्षांश क्षेत्र। अब यहां पर देखेंगे इसमें जो प्रश्न आपके बनते हैं वो प्रश्न आपके क्या हैं। प्रश्न आपका बनता है कि कौन सा आपका अक्षांशीय क्षेत्र है जहां पर वर्ष में 2 बार अधिकतम तथा 2 बार न्यूनतम ताप प्राप्त होता है। ठीक, तो आप जानते हो सूर्य हमारा कर्क मकर के बीच राउंड करता है, तो यही एक बार जाएगा तो अधिक देगा। जब यहां पर आपका होगा मकर पर तो यहां पर कम तापमान होगा, जब कर्क पे होगा तो मकर पे कम प्राप्त होगा, यानी 2 बार आपका आएगा जाएगा। ठीक, इस वजह से देखेंगे कि जो आपका निम्न अक्षांश होता है या अयन क्षेत्र होता है या कर्क एवं मकर का भाग होता है तो यहां पर 2 बार अधिकतम, 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम आपका ताप प्राप्त होता है। और यहां पर जो ऋतुगत परिवर्तन होता है वो आपका नगण्य होता है। ठीक,
तो ऋतुगत परिवर्तन, दो विशेषताएं होती हैं, ऋतुगत परिवर्तन नगण्य। ठीक, तो दो विशेषताएं हैं निम्न अक्षांश की कि 2 बार आपका अधिकतम प्राप्त होगा ताप और 2 बार न्यूनतम मिलेगा, और ऋतुगत परिवर्तन यहां पर आपका नगण्य होता है। ठीक, अब देखेंगे हम मध्य अक्षांश का। तो मध्य अक्षांश यानी आपका यहां 23 से 60 के मध्य, यानी 23.5 से 66.5 आपका होता है, लेकिन यहां पे माना जाता है आपका 23 अक्षांश से 60 अक्षांश के मध्य। इसको क्या बोलते हैं? मध्य अक्षांश बोला जाता है। अब जानते हो जब सूर्य आपका कर्क रेखा पे होगा तब एक बार यहाँ पे आपका ताप प्राप्त होगा, और जब यहां से वापस आ जाएगा तो यहाँ पर तापमान न्यून हो जाएगा। तो इसकी विशेषता है आपके मध्य अक्षांश की, वर्ष में एक बार अधिक और एक बार न्यून। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सा अक्षांश आपका क्षेत्र है जहां पर सूर्यातप वर्ष में एक बार अधिक प्राप्त होता है और एक बार आपका न्यूनतम प्राप्त होता है, तो वह आपका है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, यानी 23 से 60 अंश, दोनों की बात हो रही है नीचे ऊपर, दोनों ध्रुवों की। ठीक है, तो यहां पर आपका होता है, और यहां पर ऋतुगत परिवर्तन जो होता है वो अंतर पाया जाता है। ठीक, नगण्य सिर्फ यहां पर होता है, बाकी में आपका मिलता है। तीसरा आपका ध्रुव अक्षांश। अब आप जानते हो जब आपके मान लीजिए मकर पर सूर्य है तब आपके इस एरिया में उत्तरी ध्रुव पर आपका प्रकाश नहीं जाएगा, सीधे विकिरण के रूप में। इसीलिए आप जानते हो ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है, 6 माह दिन रात। तो यहां पर आपके वर्ष में एक ही बार आपका अधिकतम ताप मिलता है और एक बार न्यूनतम ताप मिलता है। यहां पर भी देखेंगे, यहां इसका होता है आपका 60 से 90, ठीक है ना, 60 से 90 के मध्य, यानी ध्रुव अक्षांश आपका क्या है, यानी उच्च अक्षांश आपका क्षेत्र क्या है, 60 से 90 के मध्य। यहां पर वर्ष में एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम ताप मिलता है। ये तो सामान्य विशेषता हो गई कि ध्रुवीय अक्षांश पर वर्ष में एक बार अधिकतम मिलेगा। अब आपसे आप पूछ सकता है कि उत्तरी ध्रुव पर कब मिलेगा, तो जब आपका सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो यहां पर अधिकतम ताप मिलेगा, जब सूर्य मकर रेखा पर होगा तो यहाँ पर न्यूनतम ताप होगा, और सूर्य जब कर्क रेखा पे होगा तो दक्षिण में आपका न्यूनतम होगा, और जब मकर पे होगा तो यहाँ पर आपका अधिकतम होगा। ये आप समझ सकते हैं, पृथ्वी की गतियों में हम इसको और ज्यादा से अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सबसे प्रमुख विशेषता है, आपसे पूछेगा कौन सा अक्षांशीय क्षेत्र है जहां पर वर्ष में कुछ माह आपका तापमान शून्य हो जाता है। तो इन दोनों में शून्य कभी नहीं होता है, कम ज्यादा हो जाता है, तो आपका ध्रुवीय अक्षांश है जहां पर वर्ष में एक बार आपका तापमान शून्य हो जाता है। ठीक, यहां पे लिख देते हैं कि यहां लिखिएगा ध्रुव अक्षांश पर यानी आपका 60 से 90 के मध्य वर्ष में कुछ समय के लिए तापमान शून्य हो जाता है। यह सबसे बड़ी विशेषता आपका है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका 2 बार अधिकतम, यानी आपके कर्क मकर के बीच में 2 बार अधिकतम 2 बार न्यूनतम, ऋतुगत परिवर्तन नागण्य होता है, और 23 से 60 के मध्य एक बार अधिकतम एक बार न्यूनतम, लेकिन यहाँ पे शून्य ताप नहीं होता है। ध्रुव पर देखेंगे 60 से 90 के मध्य तो एक बार अधिकतम एक बार न्यूनतम आपका होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ माह आपका तापमान शून्य हो जाता है।
चलिए, ये इतना आप नोट कर लिए होंगे, जो बचा नोट कर लीजिए। फिर अगला हम आइए, इसके बाद हम देखते हैं आपका अंतिम इसका बिंदु जो आपका बचा हुआ है, वो आपका सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। यहां से प्रश्न आपके अधिकतम बनने की संभावना होती है। तो सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक, ये आप हेडिंग डाल लीजिए, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए, ये आपका महत्वपूर्ण अध्याय है, मतलब टॉपिक है यहां पर। तो सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यहां पर हम उनको नोट कर लेते हैं और फिर एक एक के बारे में विस्तार से समझते हैं। पहला आपका है सूर्य की किरणों का तिरछापन। पहला आपका हो गया। दूसरा आपका है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि। तीसरा आपका है सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य दूरी। चौथा आपका है सौर कलंक। सौर कलंक। पांचवा आपका है वायुमंडल की स्थिति। छठा आपका है अल्बिडो। ये आपके हैं सूर्य तप को पृथ्वी पर प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। तो एक बार हम देख लेते हैं कि सूर्य तप को पृथ्वी पर प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला आपका सूर्य की किरणों का तिरछापन। दूसरा आपका पृथ्वी पर, यहां पर लीजिए, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि। इसके बाद है सूर्य एवं पृथ्वी का के मध्य दूरी। फिर आपका सौर कलंक। उसके बाद आपका वायुमंडल की स्थिति। फिर आपका है अल्बिडो। ठीक, ये 6 प्रमुख कारक हैं जिनके वजह से आपका सूर्य तप प्रभावित होता है। तो पहला हम देखते हैं कि सूर्य की किरणों का तिरछापन। अब यहां पर हम देखेंगे, ये आपकी पृथ्वी है। आप जानते हो हमारी पृथ्वी का आकार गोलाब है, यानी ध्रुवों पर आपकी चपटी हुई है। यहां पर आपका सूर्य है। सूर्य को भी छोटा बनाते हैं, हालांकि पृथ्वी से बड़ा है वो। तो यहां पर देखेंगे बीच में पृथ्वी आपकी उभरी हुई है। तो जो सीधे प्रकाश यहां पर आपका आएगा और एक आपका तिरछा प्रकाश यहां पर आएगा। तो जो सीधा प्रकाश आएगा ये जल्दी यहां पहुंचेगा और जो तिरछा प्रकाश आएगा पृथ्वी पर वो देर में पहुंचेगा। दूसरा, जो सीधा आ रहा है इसको कम दूरी तय करनी पड़ रही है, कम दूरी, इसको अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। यानी जो किरणें सीधे आ रही हैं भूमध्य रेखा की ओर, वो आपकी कम दूरी तय करेंगी, यानी उनको कम वायुमंडल पार करना पड़ेगा। और जो आपकी तिरछी किरणें आ रही हैं इनको अधिक दूरी पार करना पड़ेगा और वायुमंडल भी उतना लंबा आपका पड़ेगा पार करना। तो इसके वजह से जहां पर ये सीधी किरणें आएंगी यहाँ का तापमान अधिक हो जाएगा और जहां पर तिरछी आएंगी वहां का तापमान आपका कम रहेगा। तो पहला कारक आपका ये हो गया सूर्य की किरणों का तिरछापन। तो ध्रुवों पर आपकी किरणें तिरछी पड़ती हैं। जब आपके भूमध्य रेखा पर होता है तो दोनों आपके आयनों में तिरछी पड़ती हैं और इस वजह से आप देखेंगे भूमध्य रेखा पर आपका तापमान अधिकतम होता है और इन क्षेत्रों में आपका तापमान कम होता है। दूसरा हम देखते हैं
कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि, यह भी आपका सेम ऐसे ही है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि आप जानते हो, यह हमारी भूमध्य रेखा है, यह हमारी कर्क रेखा है और यह हमारा मकर रेखा है। जब हमारा सूर्य भूमध्य रेखा पर होगा तब आपका दिन दोनों गोलार्धों में 12-12 घंटे का बराबर होता है। लेकिन जब आपका सूर्य, ये आपका 21 मार्च अभी पीछे हमने बताया, और 23 सितंबर, ठीक, यहां पर देखेंगे मकर रेखा पर 22 दिसंबर को, जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर आपका सूर्य होगा तो आप देखेंगे यानी यहां पर दिन की अवधि क्या होगी, अधिक होगी, और यहां पर आपकी कम होगी। तो ताप यहां पर ज्यादा मिलेगा और यहां पर ताप आपका कम मिलेगा। वही आप देखेंगे जब आपका 21 जून को, जो भी आने वाला है, 21 जून को आपका कर्क रेखा पर होगा तो यहां पर दिन की अवधि अधिक होगी और यहां पर दिन की अवधि आपकी कम होगी। तो इस प्रकार से देखेंगे कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि के कारण भी आपका सूर्य तप प्रभावित होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की दूरी। यह भी एक प्रमुख फैक्ट है आपका जो हमारे सूर्य तप को प्रभावित करता है। तो यहां पर देखेंगे, ये हम बना लेते हैं ऐसे, पृथ्वी का परिपथ, ये बीच में आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी है। अब यहां पर देखेंगे कि वर्ष में एक बार आपका सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। तो यहां पर देखेंगे सूर्य से पृथ्वी की सबसे न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी, ठीक। तो सूर्य से पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी ये आपकी कितनी होती है, ये आपकी होती है 14.7 करोड़ या 70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी आपकी होती है 14.7 या 70 करोड़ किलोमीटर आपका होता है, जिसे हम लोग कहते हैं उपसौर, ठीक। तो जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होगी तब क्या होगा, तापमान अधिक मिलेगा और इस स्थिति को क्या कहते हैं, इसे उपसौर कहते हैं। अब यहां पूछा जाता है उपसौर की घटना होती कब है, तो आप जानते हो उपसौर की घटना आपकी होती है 3 जनवरी को। उपसौर की घटना आपकी होती है 3 जनवरी को होती है। दूसरा देखेंगे, यहां सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य एक समय आता है कि अधिकतम दूरी होती है। तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी जो आपकी होती है वो आपकी होती है 15.20 करोड़ किलोमीटर। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपसौर। तो आपसे पूछेगा अपसौर क्या है, तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है तो उसको बोलते हैं अपसौर, जो कि आपका होता है आपके 4 जुलाई को। तो उपसौर 3 जनवरी को होता है, अपसौर आपका 4 जुलाई को होता है। इसमें दूरी अधिकतम होती है 15.20 करोड़ किलोमीटर, इसमें दूरी आपकी न्यूनतम होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। अब यहां पर देखेंगे कि औसत दूरी होती है पृथ्वी की, औसत दूरी सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य होती है, यही आपका पूछा जाता है 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य दूरियां घटती बढ़ती रहती हैं, जिससे आपका सूर्य तप प्रभावित होता है। ये भी आपका हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा देखेंगे हम सौर कलंक, ठीक। सौर कलंक की घटना आप जानते हो, यह एक चक्रीय घटना होती है और इस चक्रीय घटना के होने से आपका जो सूर्य तप है उसमें वृद्धि होती है, उसमें कमी होती है। ये आपका सूर्य है, इस सूर्य पर जितने आपके सौर कलंक की संख्या बढ़ेगी उतना ही सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा भी अधिक होगी। तो यहाँ पे सौर कलंक आप जानते हैं सूर्य पर दिखने वाले काले रंग के धब्बे, यानी जब यहाँ का आपका जो सौर कलंक होता है
सौर ज्वाला के रूप में जब वो यहाँ से भग आता है या निकल जाता है तो आप जानते हो कि तापमान अधिक हो जाता है हमारे पृथ्वी का। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि सौर कलन की घटना कितने समय में होती है, तो इसको एक चक्र में 11 वर्ष लगता है। तो सौर कलन की घटना एक चक्र पूरा होने में 11 वर्ष आपका लगता है। तो जितने ज्यादा सौर कलन होगा उतने ज्यादा आपके सूर्य तप की प्राप्ति होगी। ये आपका हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा देखते हैं वायुमंडल की स्थिति। आप जानते हो कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में हमने पहले वीडियो में बताया था कि आपका 3 चीजें पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जहां पर इन ठोस, द्रव एवं गैसों का घनत्व सर्वाधिक होगा, या आपके धूल कण या राख कण या उल्का कण या नमक कण आपके ज्यादा होंगे, वहां पर सौर परावर्तन या सूर्य के विकिरण का परावर्तन सर्वाधिक होगा। और जहां पर आपके सूर्य की किरणों का परावर्तन आपके सर्वाधिक होगा, आप देखेंगे तो वहां पे होगा क्या, वहां पर आपका तापमान कम पाया जाएगा। और जहां पर आपका मौसम या आपका वायुमंडल एकदम स्वच्छ होगा, तो वहां पर जैसे आप देखेंगे बरसात के दिनों में क्या होता है, वायुमंडल एकदम स्वच्छ हो जाता है, तो सूर्य का जो किरण होती है धूप में बहुत तेज लगती है, क्योंकि उसको अवरोध नहीं मिलता है आपके सूर्य की किरणों को, तो तेजी से आती हैं और हमें अधिक सूर्य तप से प्रभावित करती हैं। परंतु जहां पर वायुमंडल आपका ज्यादा धूल कण होगा या बादल होंगे या हवाएं चल रही होंगी या वर्षा हो रही होगी, तो वहां पर क्या आपका होगा, वहां पर आपका सूर्य तप कम हो जाएगा। वर्षा समाप्त होने के बाद अधिक हो जाएगा, लेकिन उस समय आपका कम रहेगा। ये आपका हो गया। छठा आपका अल्बिडो। अल्बिडो एक आपका पूछा जाता है, उसे अल्बिडो क्या है। तो आप जानते हो कि सूर्य से जो प्रकाश आता है, अभी इसके बाद जो हमारा चैप्टर है ऊष्मा बजट, उसमें हम लोग समझेंगे। तो सूर्य से जो 100% आपका प्रकाश आता है, मानते हैं ये सूर्य का 100% प्रकाश आता है। तो आप जानते हो इस 100% प्रकाश में आप देखेंगे कि कुछ प्रकाश आपका जो है वो सीधे अंतरिक्ष में परावर्तन के माध्यम से लौटा दिया जाता है, जिसमें आपका 35% होता है। ठीक है। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश जो चाहे वायुमंडल के कणों से, चाहे धरातल की सतह से या किसी भी माध्यम से सीधे शून्य में वापस लौटा दिया जाता है, तो इसी को हम कहते हैं अल्बिडो। तो अल्बिडो जितना ज्यादा होगा, जितना परावर्तन ज्यादा होगा, सूर्य तप उतना कम होगा, और अल्बिडो जितना कम होगा आपका सूर्य तप उतने अधिक होगा। तो ये रहा हमारा आज का सूर्य तप, जिसमें हमने समझा कि सूर्य तप कहते किसे हैं, सूर्य से कैसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, किस रूप में प्राप्त होती है, उसकी दर क्या है, विकिरण दर क्या है, और उसका आपका बंटवारा कैसे है, यानी सूर्य तप का पृथ्वी पर बंटवारा वितरण कैसे है, फिर सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका आता है क्रम मिलाने के लिए, मतलब कि पूछा जाता है कि कौन कौन सा कारक है, कौन सा इसमें से नहीं है। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका जो है वो सूर्य तपन और ऊष्मा बजट है, जिसको हम लोग देखेंगे। बस इस वीडियो में इतना।